आज हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो कि रिजोनेंस के बारे में पढ़ा था, कुछ पावर इन एसी सर्किट कैसा होता है तुमको उन सबों के बारे में पढ़ा था। तो रिजोनेंस के बारे में एक टॉपिक जो था उससे रिलेटेड, रिजोनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक था जो कि शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ये हम लोग का टॉपिक कुछ उसके पहले ही था जो कि पावर के पहले ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो उस टॉपिक को आज ले लेते हैं। तो रिजोनेट सर्किट क्या होता है? जबकि कोई एसी सर्किट है, एसी है तो अगर उसमें एसी है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी का एसी तुमको वोल्टेज उसमें अप्लाई किया गया है, तो उसमें जो करंट होता है किसी एसी सर्किट में कुछ कोई भी एसी सर्किट हो, VM बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तुम्हारा इसका वैल्यू होता है। तो करंट मैक्सिमम होगा जब जेड इज मिनिमम, तो करंट इज maximum, that is resonance या that is resonance when Z is minimum, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर फॉर LCR सर्किट। फॉर LCR सर्किट के लिए Z क्या होता है याद करना चाहोगे, जो कि बनाया भी होगा तो याद हो ही चुका होगा, R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, इसे याद हो ही गया होगा। तो इसमें रिजोनेंस के लिए, फॉर रिजोनेंस इसको क्या होना, मिनिमम होना है जेड, तो इसको जीरो कर दीजिए, ऐसा फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए। तो फॉर रिजोनेंस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हो जाता है 1 बाय रूट अंडर एल सी। तो ये तुम्हारा हो गया। इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम लोग वर्क करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये तुमको ये रिजोनेंस होगा। अब ये रिजोनेंस होगा तो इसमें करंट सबसे मैक्सिमम होता है, जो कि हम लोग जैसे कि पढ़े थे, जैसे कि जो कि मेटल डिटेक्टर है वो सभी रिजोनेंस सर्किट पर काम करता है, जो कि 7.10 एग्जाम्पल था तुम्हारा। तो रिजोनेट सर्किट पर ये काम करता है। तो अगर इसकी शार्पनेस रिजोनेंस कितनी है, मतलब अगर थोड़ा सा भी एल में चेंज हो तो उसका जो वैल्यू है वह तुमको करंट का काफ़ी प्रोमिनेंटली अगर डिक्रीज कर दे तो वो एक शार्पनेस उसका है रिजोनेंस का, कि एल का वैल्यू चेंज होते ही अगर क्या हो जाए, अगर उसमें करंट में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाए तो वह कहते हैं कि वह शार्प है। इसको क्यू वैल्यू से हम लोग क्वालिटी फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा अगर करंट जो तुम्हारा है ये ओमेगा के साथ तुम्हारा रिलेशन है, ये तुमको ये ओमेगा नॉट होगा, इसमें करंट सबसे मैक्सिमम होगा, ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट। अब इससे तुमको ये करंट का वैल्यू तुम्हारा मान लेते हैं, ये तुमको हो गया VM बाय तुम्हारा जो है ये हो गया VM बाय R तुम्हारा हो गया, जो कि जब कब होता है ये तुमको, जब ये मैक्सिमम होता है। और एक ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जहाँ पर कि तुमको ये कितना फैलता है, ये इसका देखो, ये तुम्हारा इस वैल्यू पर, जहाँ पर कि इसमें ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा इस ढंग से आए कि ओमेगा ऐसा एडजस्ट करें कि इसका जो करंट का वैल्यू है इसमें VM बाय रूट 2R हो जाए, इसमें VM बाय रूट 2R हो जाए। तो इसके लिए तुम देखोगे ये जो तुमको है इसके जो ओमेगा का वैल्यू होगा ये कितना होगा, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा हो, ये कुछ जितना इधर नीचे होगा, इधर जितना घटा होगा उतना ही इधर क्या लगता है बढ़ा होगा इस साइड, तो ये क्या होगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये तुमको ये अगर ये जो फैलाव है ये अगर कम होगा 2 डेल्टा, तो शार्पनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो कहता है क्यू फैक्टर, जो कि इसका डिफाइन किया गया है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट बाय मॉडुलस 2 डेल्टा ओमेगा। और 2 डेल्टा ओमेगा ये जितना होगा IM बाय रूट 2 वैल्यू के लिए, मतलब IM बाय रूट 2 पर जितना 2 डेल्टा ये जो फैलाव हुआ तुम्हारा ये अगर कम होगा तो इसका जो है क्वालिटी फैक्टर इट इज मोर शार्प, शार्पनेस इज मोर, शार्पनेस इज मोर, ये शार्पनेस ज़्यादा होगा इसका वैल्यू का। तो ये शार्पनेस ज़्यादा होने के लिए क्या होगा, इसका क्यू वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ये तुमको करंट एल का वैल्यू जैसे चेंज करें, जैसे मेटल डिटेक्टर के बारे में बात करें, अगर एल आपका जैसे बढ़ेगा तो करंट में तुम्हारा तुरंत ड्रॉप क्या हो जाएगा, एल चेंज होगा तो करंट में तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका जो है तुमको इसका अब हम लोग लेते हैं, इसका क्यू वैल्यू को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एल और इन सबों के रूप में, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, इन सब के रूप में हम लोग इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक कि इसका वैल्यू है
आई एम इज इक्वल टू हो गया वी एम बाय आर होता है, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय, जो कि आर जबकि 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल जीरो कर देते हैं, फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√एल सी में ये तुमको मैक्सिमम होता है। और करेंट अगर तुमको कोई चाहे आई एम बाय √2 तो उसमें ओमेगा बदल जाएगा, उसका जेड बदल जाएगा। तो अगर आई एम बाय √2 हो गया, आई एम बाय √2 इज इक्वल टू वी एम बाय क्या होगा तुम्हारा, इसमें करंट का वी एम बाय एक नया जेड आ जाएगा, इसमें ओमेगा का वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो उसमें तुमको चेंज हो जाएगा ये। तो आई एम का वैल्यू हो गया वी एम बाय √2r इक्वल्स टू वी एम बाय जेड, और जेड का वैल्यू तुम्हारा इससे निकल जाए, वी एम तो कैंसिल हो गया, और √2r इज इक्वल टू जेड हो गया। अब जेड का वैल्यू इसमें रखते हैं, √2r इज इक्वल टू √r² प्लस 1 बाय ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस वाला ही ले लीजिए, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू सी, माइनस हो गया तुमको ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इसका होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसका जहाँ तक की वैल्यू हुआ तुम्हारा, इसका जो वैल्यू ओमेगा 1 भी कह सकते थे, या ये ओमेगा का वैल्यू रख ही दिए। तो इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 2r² इज इक्वल टू r² प्लस ये तुम्हारा क्या हो गया, r² प्लस दिस मच, मैंने 1 बाय दिस 1 का होल स्क्वायर प्लस दिस 1, तो ये तुम्हारा हो गया 1 बाय, इसको इधर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट तो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, जब होल स्क्वायर कर दिया गया तो रूट क्या होगा तुम्हारा, ये समाप्त हो गया। तो 2r² √2r, तो 2r² इज इक्वल टू r², ये तुम्हारा हो गया, और r² प्लस रूट तुम्हारा समाप्त हो चुका है, तो 1 बाय क्या हो गया तुम्हारा, 1 बाय ओमेगा नॉट का, ओमेगा नॉट इसमें कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय एल सी है तुमको, 1 बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा इंटू सी, और ये हो जाएगा तुम्हें z का स्क्वायर कर दिए, z² √2r का स्क्वायर, दैट इज 2r² इज इक्वल टू ये r² इधर चला गया, और प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 2r² हो गया इज इक्वल टू r² दिस मच। अच्छा चलो इसको इधर लिखते हैं, जहाँ पर मिटा के लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आ गया तुमको √2r इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर से लिखते हैं, तो √2r इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया है √r² प्लस उसको, चलो यहाँ कैलकुलेशन इसको, इस स्टेप को यहाँ कर देते हैं, तो √2r इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा तो ये तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर निकल जाएगा इतना में। चलिए यहाँ निकालिए, √2r इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा √r² प्लस 1 बाय, इसको तो खैर से लिख दिए हैं ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा इंटू सी, 1 बाय एल 1 बाय ओमेगा 1 बाय XC माइनस XL, 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा के जगह यहाँ भी क्या जाएगा, ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, और इसका क्या हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा अब इसको होल स्क्वायर करते हैं, तो 2r² इज इक्वल टू रूट हट जाएगा यहाँ से, r² प्लस यहाँ पर जहाँ तक है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ओमेगा नॉट को कॉमन ले लो,
तो ओमेगा नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया आर स्क्वायर प्लस दिस मच का होल स्क्वायर है। तो इसको एक कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, 1 बाय ओमेगा नॉट का कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया, ओमेगा नॉट और सी तो है ही, ओमेगा नॉट सी, तो यहाँ बच गया 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस, इसमें भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लो, तो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का ये क्या हो गया तुमको, ये होल स्क्वायर हो गया। चलिए इसका होल स्क्वायर, अब इधर आइए, तो ये क्या होगा तुम्हारा, अब यहाँ पर आ गया 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर इधर हो गया, तो ये रूट तुमको दोनों साइड से जब इधर भी स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा कैंसिल आउट होगा, आर बच गया तुम्हारा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया, ओमेगा नॉट 1 बाय ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल होता है रेजोनेट सर्किट में, तो इसको 1 बाय ओमेगा नॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल लिख दो, और दूसरा इसको लिख सकते हैं, ये जो तुम्हारा है इसको क्या लिख दिए, इसको ऊपर ले जाके एक पावर मतलब माइनस पावर कर देंगे, तो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट टू दी पावर -1 माइनस ओमेगा नॉट एल इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट एज 1 बाय ओमेगा नॉट सी बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट एल, ये तुम्हारा होता ही, इसलिए 1 बाय ओमेगा नॉट सी को ओमेगा नॉट एल किया गया। तो अब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है R इज इक्वल टू, या R बाय एल कह दीजिए इधर, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो है ही, इंटू क्या होगा तुमको, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो माइनस होता है अगर ये छोटा होगा, डेल्टा ओमेगा अगर कम है तो इसको जो है माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट -1, और ये तुम्हारा हो गया ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो R बाय एल का जो वैल्यू आया कितना आ गया देख लीजिए, तो ये तुमको ओमेगा नॉट आ गया, 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो R बाय एल बराबर 2 डेल्टा ओमेगा, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये R बाय एल हो गया। तो Q वैल्यू जो होगा, Q फैक्टर जो तुम्हारा हो गया, Q फैक्टर जो होता था तुमको, Q फैक्टर इज इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट बाय मॉडुलस 2 डेल्टा ओमेगा होता है, तो दैट्स इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, ये हो गया तुमको ओमेगा नॉट एल बाय आर, तो एल कंपोनेंट मोर शार्पनेस इज मोर, शार्पनेस इज मोर, ज़्यादा शार्प होगा ये तुम्हारा, तो ये हो गया तुमको शार्पनेस निकालने का ये तरीका हो गया, ये Q वैल्यू से ज़्यादा होगा तो शार्पनेस ज़्यादा होगा, तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू तुम्हारा आ गया। तो अब है तुमको शार्पनेस के ऑफ रेजोनेंस के बाद है तुम्हारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन में क्या होगा तुम्हारा, जबकि एक इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर हम लोग जोड़ दें एक सर्किट में, जो चार्ज अगर कैपेसिटर हो तो वह जो कैपेसिटर का जो चार्ज है वो ऑसिलेट करते रहता है, कभी वो जो है तुमको वह चार्ज कम हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक एनर्जी में चला जाता है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इस प्रकार का जो तुमको होता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ये कन्वर्ट होते रहता है, और जो चार्ज जो रहता है तुमको, चार्ज ऑफ जो कैपेसिटर है वो ऑसिलेट करते रहता है, इसलिए इसको हम लोग LC ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। L से इंडक्टर और C से कैपेसिटर ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन में क्या होगा देखो, LC ऑसिलेशन की जहाँ तक बात रही, एक इंडक्टर को एक चार्ज कैपेसिटर के साथ ये जोड़ दिया जाता है, चार्ज कैपेसिटर, तो ये तुम्हारा ये जो चार्ज है, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसका जो सर्किट है तुमको क्या होगा, इसका इक्वेशन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, L di/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, किरचॉफ्स लॉ में तुमको इसके क्रॉस वोल्टेज Q/C हो गया, इसके क्रॉस में L di/dt, तो ये जो तुम्हारा आ गया
तो एल डी आई बाई डी टी, तो आई को तो हम लोग डी क्यू बाई चार्ज के रूप में करें तो डी क्यू बाई डी टी हो गया, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। तो एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। एल का वैल्यू कम हो गया, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू बराबर 0। तो 1 बाय एल सी बराबर 0 हो गया। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी बराबर 0। तो ये तुम्हारा हो गया 1 बाय एल सी इंटू क्यू बराबर 0। तो ये तुम्हारा जो वैल्यू हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, ये एक इक्वेशन होता है जो एसएचएम के लिए इक्वेशन याद होगा। एसएचएम का क्या इक्वेशन होता है, एसएचएम का इक्वेशन, इसको हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं। एसएचएम इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम यहाँ से है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये तुम्हारा होता था एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो एक्सेलरेशन कौन होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और प्लस क्या होगा तुमको ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो ये जो तुम्हारा है ये जो इक्वेशन है इट इज कंपेरेबल टू द चार्ज, हेंस comparing the hence the charge of capacitor oscillates मतलब कम बेसी होते रहेगा विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा देन ओमेगा स्क्वायर जो कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। तो ओमेगा बराबर 1 बाय रूट अंडर एल सी, ये तुमको ओमेगा का वैल्यू हो गया, ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर ओमेगा बाय 2 पाई बराबर 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ये फ्रीक्वेंसी का तुमको वैल्यू आ गया और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया, तो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा आएगा, तो ये जो तुम्हारा इतना फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, इसका मतलब ये चार्ज क्या हो रहा है, ये बार बार ऑसिलेट करता रहेगा। तो कभी ये तुमको मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस तरह से इसका वैल्यू तुमको वेरी करता रहेगा। जैसे ऑसिलेशन का मतलब होगा, देन चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज कैन बी रिटेन एज, जो कि तुम्हारा एसएचएम का इक्वेशन के आधार पर चार्ज of capacitor can be written as q इक्वल टू क्या होगा, qm sin ओमेगा t। जो तुम्हारा इनिशियल जो चार्ज होगा ये qm इनिशियल चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज जितना आप डाले उसके बराबर होगा, तो qm sin ओमेगा t। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक चार्ज होगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये तुमको एसएचएम की तरह बार बार ये ट्रीट करेगा। अब जहाँ तक कि रहा कि अगर इसमें एनर्जी की बात रही, अगर इसमें कुछ न कुछ तो रेसिस्टेंस रहेगा, तो धीरे धीरे ये डैम्प होकर के जीरो हो ही जाएगा। कोई भी सर्किट है तो उसमें रेसिस्टेंस तो प्योर आपका निगलेक्ट कर नहीं सकते हैं। इन केस ऑफ रेजोनेंस ये तुमका इन प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, रेसिस्टेंस, ये करंट क्या हो जाएगा, इसका धीरे धीरे चार्ज समाप्त हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा हीट के रूप में, और ये डैम्पिंग होकर के ये बंद हो जाएगा, जो एसएचएम का होता है। लेकिन अगर तुमको दूसरा, अगर हम आइडियली एल और सी इसको एज्यूम भी करते हैं कि कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो भी एक है तुमको इलेक्ट्रोमोटिव वेव के रूप में, एलसी ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमोटिव वेव क्रिएट होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव वेव के प्रोडक्शन का, ये प्रिंसिपल भी है, जो कि ये इलेक्ट्रोमोटिव वेव इससे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमोटिव, वो इस एलसी ऑसिलेशन से हम लोग उसको इलेक्ट्रोमोटिव वेव को प्रोड्यूस भी करेंगे। तो इसका मतलब उसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव वेव के प्रोडक्शन के कारण भी क्या होगा, इसका जो तुमको है यह एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो जाएगी और यह तुमको ऑसिलेशन समाप्त हो जाएगा। तो एसएचएम में बिना फोर्स के, बिना उसको एनर्जी दिए, जनरली ऐसे भी एसएचएम समाप्त हो ही जाता है। तो ये तुम्हारा था एलसी ऑसिलेशन। अब है तुमको इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल था तुम्हारा बुक में, उसको हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का एनर्जी का सम को हम लोग इक्वल दिखा देते हैं। जो अभी एनर्जी की चर्चा कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल देते हैं 7.11, उसमें यह कहा गया है कि आप एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी को कंजर्व करके दिखाइए। तो मान लेते हैं कोई कैपेसिटर को हमें दिया
पर जो चार्ज है ऑसिलेट कर रहा है Q इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी से। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू सी बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्या हो गया तुमको क्यू एम स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तुमको हो गया पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये किस रूप में है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जहाँ तक कि है जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, तो आई निकालने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो दैट इज डी बाई डी टी क्यू एम साइन ओमेगा टी, दैट्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी यू एम बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ इंटू एल इंटू आई का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा? क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो आ जाइए यहाँ पर क्यू एम स्क्वायर बाय 2, ये तुम्हारा हो गया क्यू एम स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या होगा तुमको? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू एल है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और ओमेगा नॉट का वैल्यू होता है 1 बाय रूट अंडर, ओमेगा नॉट का 1 बाय रूट अंडर एल सी। इसको पुट कर दीजिए क्यू एम स्क्वायर बाय 2 इंटू एल इंटू ओमेगा को 1 बट्टे ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 बट्टे एल सी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एल कट गया क्यू एम स्क्वायर बाय 2c इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक एनर्जी। और ये तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू सी प्लस यू एम, ये इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल। तो ये इलेक्ट्रिकल में है क्यू एम स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसमें है क्यू एम स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? ये 1 हो गया ये टोटल। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हेंस कंजर्व्ड। ये कंजर्व हो गया क्यू एम का, जो कि तुम्हारा इनिशियली जैसे तुमको क्यू एम चार्ज दिए तो क्यू एम स्क्वायर बाई 2c इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया और वो हमेशा किसी भी टाइम पर इतना ही रहेगा एनी टाइम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अब है तुमको ट्रांसफार्मर है इसमें। तो ट्रांसफार्मर जो तुमको एक डिवाइस है उसमें एसी वोल्टेज को लो से हाई और हाई से लो कर सकते हैं। और जाहिर है कि पावर तुमको पावर में तुमको वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होता है। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसके आधार पर करंट क्या करता है? एडजस्ट करके पावर को ये चेंज नहीं करेगा। जहाँ तक कि पावर की बात है, पावर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर तो वही रहेगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को क्या करता है? ये चेंज करता है और ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर डिवाइस which changes AC वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज को लो टू हाई, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस पर नोट्स तुमको चाहिए तो तुम राजेश ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पर जो डिटेल नोट्स है जो कि राइटिंग किया हुआ जिसको चाहिए बोर्ड के लिए वो उस पर जा सकता है और वहाँ से नोट्स को ऑब्टेन कर सकता है। और कोई भी परेशानी हो रहा है पढ़ने में, कोई भी दिक्कत है तुमको तो हमसे संपर्क भी पर्सनल कर सकते हो। और जहाँ पे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा हो, जेईई मेंस नीट या एडवांस किसी की तैयारी या बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ पोर्शंस है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कुछ पोर्शन आपको समझ में नहीं
जा रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल गाइड के रूप में भी तुम हमें चूज़ कर सकते हो। पर्सनली जहाँ भी तुम्हें दिक्कत होगी परीक्षा में के समय में, परीक्षा में कोई भी जेईई मेंस हो, एग्ज़ाम हो, मेंस हो, एडवांस नीट, या तुमको बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम पर्सनल गाइड के रूप में भी तुम हमें चूज़ कर सकते हो और तुम्हें मैं पर्सनल भी मदद करूँगा। और उस ऐप पर तुमको इंजीनियरिंग का मेडिकल के लिए तुमको जो कि है नीट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस तुमको उसमें मिल जाएंगे, और तुम वहाँ जा कर के पर्सनल डाउट के भी सेशन हैं, लाइव क्लासेस की सुविधा है, और बोर्ड के लिए तुम जाहिर बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो नोट्स भी लिख सकते हो उस पर जाके। तो ये तुम्हारा है। अभी मैं इसमें बडली में समझा देता हूँ इसका प्रिंसिपल। ये म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन में याद होगा एक कॉइल है, अगर इसमें एसी वोल्टेज तुमने लगा दिया, एसी सोर्स यहाँ पर दे दिया, तो इसके बगल में कोई कॉइल रखा हुआ है, तो एसी इसमें इसका फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसमें एसी वोल्टेज क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एसी वोल्टेज प्रोड्यूस्ड, एसी वोल्टेज प्रोड्यूस्ड हो जाएगा ये, और ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट। दोनों इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड है, लेकिन ये फ्लक्स के थ्रू रिलेटेड होता है, रिलेटेड विद फ्लक्स, ये रिलेटेड विद फ्लक्स। तो बात रहा कि इसमें जैसे कि एक कॉइल को इस ढंग से फ्लक्स लीक कर जाएगा, तो एक तरीका वाइंडिंग होता है कि इस कॉइल को आप यहाँ रख दीजिए और इसके ऊपर से क्या कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए। एक रखने का इसको तरीका है कि अगर फ्लक्स लीक ना करे उसके लिए कि एक जो है तुमको इस कॉइल को इसको अंदर रखिए और इनर को अंदर रखिए। ये प्राइमरी कॉइल हुआ अंदर में जो है, ये प्राइमरी कॉइल जिसमें कि इनपुट वाला है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। और ये तुमको सेकेंडरी कॉइल, एक तो बाइंडिंग का ये तरीका होता है जिससे कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो पाए, ये इनपुट है तुमको, यहाँ पर आप एसी देते हैं, ये इनपुट होगा, और इसमें से क्या मिलेगा, आउटपुट बाहरी कॉइल से मिल जाएगा, फ्लक्स लीकेज नहीं होगा। और इस तरह से क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि अगर तुमको जो है जो वोल्टेज होता है इनपुट में तुमको इनपुट ईएमएफ जो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डेवलप होगा, जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको, जाई पी इज इक्वल टू माइनस एम पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। एन पी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसके कारण ये हो गया। अगर तुमको इफ रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लो, प्राइमरी कॉइल इज लो मतलब कम है, तो करंट भी क्या होगा कम, तो तुमको क्या हो जाएगा, अगर कम है तो Vp और JP क्या होगा तुम्हारा इक्वल होगा, पोटेंशियल ये AC वोल्टेज हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू NP d∅ बाय dt। तो इफ नो फ्लक्स लीकेज ना हो, नए हो, तो क्या होगा, जाय एस जो सेकेंडरी कॉइल में होगा बराबर माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, और एन एस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो कि यहाँ पे जिसमें लपेटे होंगे। और इफ करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी इज लो, अगर ये लो है तो हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, तो वोल्टेज भी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर जाई एस बराबर माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो वी पी बाई वी एस दोनों को डिवाइड करते हैं, तो वी पी बाई वी एस इक्वल टू क्या आ गया, एन पी बाई एन एस हो जाएगा। तो आइडियल तो ये तुमको ऐसा मिल जाता है, तुमको फ्लक्स लीकेज वगैरह भी कम होता है और तुमको रेसिस्टेंस वगैरह भी लो होता है, तो ये आइडियली ये अचीव किया जा सकता है, ये अचीव हो जाता है। ये बेटर एजम्पशन, इसमें एजम्पशन क्या क्या लिया गया, इसमें जो एजम्पशन अभी तक लिया गया इसको लाने में एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशन प्राइमरी कॉइल हैज लो रेसिस्टेंस, प्राइमरी कॉइल हैज लो रेसिस्टेंस एक एजम्पशन। दूसरा नो फ्लक्स लीकेज ना हो, दूसरा। तीसरा सेकेंडरी कॉइल हैज लो रेसिस्टेंस एंड लो करंट। तो ये तुम्हारा ये तीन एजम्पशंस के बाद ये अचीव किया जा सकता है। और जहाँ तक कि पावर की अब बात रही, ये तो वोल्टेज को तुमने देख लिया, इधर उधर कर दिया तुमने। पावर होता है तुमको वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फैक्टर के बराबर। तो पावर तुमको जहाँ तक है, पावर की जहाँ तक बात आएगी इसमें एसी मतलब कि इसमें जो ट्रांसफार्मर में, तो पावर का क्या क्या है, पावर तुमको एक आइडियल ट्रांसफार्मर, जहाँ तक पावर तो 100% तो कंजर्व नहीं ही होगा, लेकिन एक आइडियल ट्रांसफार्मर में 95% तक पावर क्या हो जाता है, कंज्यूम सेव हो जाता है।
मतलब अगर 100 वाट आया तो 95 वाट तक हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, मतलब कि सेकेंडरी में दे सकते हैं। तो एक आइडियली ये काफ़ी इफिशिएंट डिवाइस है। तो इसमें जो लेकिन फिर भी कुछ एक सोर्स हैं जो कि जिसमें पावर लॉस होता ही है। तो पावर और करंट दूसरे के, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो जब Vp बाय Vs होता है इक्वल टू Is बाय Ip होता है, तो ये उलट जाता है, बराबर Np बाय Ns होता है, Np बाय Ns। इफ Np ग्रेटर देन Ns हो गया, इफ Np ग्रेटर देन Ns, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा और तुमको ये Np लेस देन Ns हो गया, Np ये उल्टा लिख दिए हैं, Ns लेस ग्रेटर देन Np कर दो, और ये तुम्हारा हो गया Np लेस देन Np, ये तुम्हारा सेम चीज़ होगा, Np ग्रेटर देन Ns हो गया। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफर मतलब कि बाद में जो कि अगर सेकेंडरी में ज़्यादा कॉइल है तो ज़्यादा तुमको उसमें डेवलप होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और इसमें क्या होगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो ये तुम्हारा ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है तुम्हारा ये। और पावर का तुमको अगर ये 100% पावर को अगर सेव मानेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और जहाँ तक कि ये रहेगा तुम्हारा, तो ये स्टेप अप दो ट्रांसफर, जैसे हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन जो कि बना हुआ, जो कि बिजली हम लोग को सप्लाई होता है, तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा, जो कि घर के आसपास जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर देखते हुए लगा हुआ है, जिससे कि तुम्हारा घर में करंट आ रहा है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि पावर को जो इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो हाई वोल्टेज पर जो पावर स्टेशन से आता है, बिकॉज कि हाई वोल्टेज से आने पर करंट का जो कि वैल्यू होता है कम रखना पड़ता है सेम पावर सप्लाई करने के लिए। तो उससे जो कि रेसिस्टेंस में जो कि पावर लॉस होता है वो घट जाएगा, जो वायर जिससे कि आप जहाँ तक करंट पहुँच रहा है, पावर स्टेशन दूर होता है, वहाँ से लाने में तुमको लंबी दूरी तय करनी होती है, तो वहाँ पे हाई वोल्टेज पे सप्लाई करता है, जिससे करंट कम होता है और पावर लॉस उससे घट जाता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया पावर लॉस। तो लेकिन पावर का जो ट्रांसफार्मर में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 95% तक एफिशिएंसी होती है, तो पावर लॉसेस या एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ इसके सोर्स हैं, तो एनर्जी लॉसेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला तुमको जो सोर्स है, रेसिस्टेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, रेसिस्टेंस तो रहता ही है कभी, हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, इसमें कॉइल में रेसिस्टेंस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। दूसरा तुमको ईडी करंट, जहाँ लेमिनेटेड कोर यूज कीजिए, ईडी करंट लॉस टू प्रिवेंट ईडी करंट, लेमिनेटेड कोर शुड बी यूज्ड, लेमिनेटेड कोर शुड बी यूज्ड। इंडक्टर में जो तुमको देते हैं हम लोग, जो कि उसका शुड बी यूज्ड, लेमिनेटेड कोर का मतलब होगा कि एक प्लेट के बजाय उसको जो है कटिंग कर दीजिए, मैंने परत परत बना दीजिए, एक लेयर फिर दूसरा लेयर लेयर्ड कर दीजिए। तो उससे होगा कि जो ईडी करंट जो होता है, जैसे ये तुमको अगर पूरा रहेगा तो इसमें हर जगह ईडी करंट बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सर्कुलर कॉइल में तो उसको लूप को अगर खांचा बना देते हैं, जैसे तो ईडी करंट कम के लिए एक था, यहाँ पर होता है एक परत, मैंने एक पूरा कॉइल नहीं करके एक परत के ऊपर दूसरा परत रख करके उसको अस्तरीय रूप से लेमिनेट कर दीजिए, तो उससे होगा आपका ईडी करंट का लॉस घट जाएगा। तीसरा तुमको कह सकते हैं फ्लक्स लीकेज, ये भी एक सोर्स है, फ्लक्स लीक करता ही है कुछ न कुछ, फ्लक्स लीकेज के कारण एनर्जी लॉस होगा। दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस, जो कि तुमको स्टोर हो जाएगा, जैसे कि आप जो कोड यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस। तो वो हिस्टेरेसिस जो तुमको पढ़ा होगा, हिस्टेरेसिस जो कि मैग्नेटिक जो कि कोई कॉइल है तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी जो आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एनर्जी के रूप में वो स्टोर कर लेता है, तो वह लॉस आपका होगा। तो इस लॉस को आइडियली बहुत कम भी और भी किया जा सकता है, और बेहतर ट्रांसफार्मर काफ़ी इफिशिएंट भी होता है। तो ये तुम्हारा था कि इस लेक्चर में हमने लगभग तुमको जो एनसीईआरटी बुक के जितने टॉपिक्स थे जो कि तुमको इसमें बता दिए गए हैं, तुम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल भी सारे इसमें मैंने सॉल्व कर दिए, टॉपिक्स भी, और तुम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो, जो भी तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, एसए और मार्क्स से बना रहे होगे, जेईई मेंस एडवांस या इन सबों की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे होगे, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम राइस्टूडियो ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके पर्सनल गाइड के रूप में भी, जो कोई पोर्सन पूछना हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो न्यूमेरिकल, या तुमको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, जहाँ पर तुम्हें फंस रहे हो बार बार, तुम उस हमसे संपर्क करके मदद ले सकते
सकते हो। और ट्रांसफार्मर का जो नोट्स है तुम्हारा राइटोल ऐप पर वो भी उपलब्ध है, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के नोट्स भी मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हो, जो कि बोर्ड का जो नीट वगैरह की तैयारी करो या इंजीनियरिंग की तैयारी करो, तो उसके लिए कोई नोट्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो तुम डायरेक्ट जो है उस पर क्वेश्चन से उसमें सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस हैं, और जो उसको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी वहाँ से मिलेगा। और जो भी पर्सनल जहाँ पे मदद चाहिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।